बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा इमरान मसूद पार्टी छोड़ सकते हैं। खबर है कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं, वो नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में इनकी भूमिका बड़ी अहम मानी जा रही है। सहारनपुर में इमरान मसूद ने समर्थकों से मुलाकात की और अपने फैसले के बारे में जानकारी भी दी है। इमरान मसूद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। सहारनपुर में समर्थकों से बैठक के बाद अखिलेश यादव से वो मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले भी वो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं। और हम लोग आज यह निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश से इस आतंकवादी सरकार को हटाने के लिए अखिलेश जी का समर्थन करने का काम जनता समाजवादी पार्टी में शमूलियत के लिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? इमरान मसूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज आपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई है, आज क्या निर्णय लेने वाले हैं? देखिए, मैं साथियों से बात कर लूं, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। सर, समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन करेंगे? अखिलेश जी से बात हुई है, थोड़ा तफसील से बताएं, क्योंकि कल आपने कहा था कि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो मैंने लड़ रही है। हाँ, बताइए सर, जो मैंने कल कहा था उसी बात को आज भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधी सपा और भाजपा की दिखाई दे रही है। और सपा और भाजपा की लड़ाई के अंदर मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए, और यही राय मैं अपने साथियों के साथ करना चाहता हूं। इसी संबंध में मैं मशवरा कर। सर, अखिलेश जी से मिलने का वक्त मांगा है आपने, कब जाएंगे मिलने के लिए? आज मिलने के मीटिंग करने के बाद तब वक्त मांगूंगा। अच्छा, ये बताइए सर, कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस को कहाँ आप देख रहे हैं पूरी इस उत्तर प्रदेश की लड़ाई में? देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सपा और भाजपा के बीच में है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैंने आज से नहीं कह रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। मैं उस प्रयास के अंदर लगा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। जी सर, पश्चिम में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। क्या लगता है कि अब आगे ये मजबूत और हो जाएंगे अगर आप एसपी में जाते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता मैं मजबूत कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं उनके साथ जाऊंगा। तो इमरान मसूद का फैसला है कि कांग्रेस छोड़ देंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है, देखिए कोरोना का समय है, रैलियां ना करें, पब्लिक जमावड़े ना करें, लेकिन इतनी सारी भीड़ इकट्ठा की है, कितनों के चेहरे पे मास्क है? खुद इमरान मसूद के चेहरे पर मास्क नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ में क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं? क्या चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेगा कि नहीं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस से पलायन करेंगे। 2014 में कांग्रेस से जुड़े, लोकसभा का चुनाव हार गए, 2017 में फिर विधानसभा का चुनाव हार गए, 2019 में भी हार गए। भूमिका इनकी कांग्रेस पार्टी में अहम है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सीधी लड़ाई लग रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश में जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, जहां पर आप हैं इमरान मसूद के घर पर, उनके कार्यालय पर, वहां समर्थकों में से अधिकतम किसी ने मास्क नहीं पहना, स्वयं इमरान मसूद ने भी नहीं पहना है। देखिए, बिल्कुल इमरान मसूद के घर के बाहर है और जरा तस्वीर देखिए, यहाँ पर इमरान मसूद के समर्थकों की कितनी ज्यादा भीड़ है। इससे पहले इमरान मसूद ने यहाँ पर एक जनसभा की थी अपने समर्थकों के साथ। आप देखेंगे तस्वीरों में, गेट पर देखिए किस तरह के हालात हैं, बहुत जबरदस्त भीड़ है। आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन किसी भी नुक्कड़ सभा को बैन किया गया था, लेकिन उन्होंने आज ऐलान किया था कि वो अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे, और यह उन्होंने बैठक की और ऐलान किया कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं वो? आज समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं इमरान मसूद के नेतृत्व में 7 सीटें जीतते हैं। लेकिन मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? मास्क भाई साहब, मास्क ध्यान नहीं रहा। देखिए, यहाँ लोग हैं, यहाँ जुटे हैं, यहाँ बिना मास्क के भी यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं इससे पहले जनसभा की। लेकिन अब देखना होगा कि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि कोई भी नुक्कड़
सभा की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने एक बड़ी नुक्कड़ सभा यहाँ पर की, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा अभी भी उनके घर के बाहर, घर के अंदर किस तरह से भीड़ जमा है। बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। साथ ही जो सहारनपुर देहात से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी इमरान मसूद के साथ खड़े रहने की बात कही है। सियासी रूप से अगर इसको देखें तो इमरान मसूद का कांग्रेस से जाना उनके लिए बड़ा नुकसान है और इस बेल्ट में कम से कम जरा अपने आसपास जितने लोग हैं जावेद, देखिए आपकी भी हेल्थ को खतरा है, आप जरा सावधानी बरतें। आपके साथ विजय हैं वो भी बरतें, क्योंकि इनमें से तो कोई सावधान नहीं है, किसी ने मास्क पहना नहीं है। लेकिन इनसे पूछिए कांग्रेस पार्टी का क्या, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रणनीति में इनकी अहम भूमिका थी, तो क्या कांग्रेस से सब पलायन कर जाएंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? प्रियंका वाड्रा का क्या होगा? देखिए यही बड़ा सवाल है। कई कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने इमरान मसूद के साथ खड़े रहने की बात की। यहाँ इमरान मसूद के समर्थक हैं। सर ये बताइए कि कांग्रेस वर्कर्स की ये मीटिंग थी, बहुत सारे कांग्रेस वर्कर्स हैं जो अब उनके साथ चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ईमानदार लीडर है जो क्या नाम हर पब्लिक के साथ लगा हुआ है। अगर ईमानदार लीडर है तो चुनाव आयोग के साथ और लोगों के साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? कोरोना के साथ क्यों पदाधिकारी इमरान मसूद बिना मास्क के क्यों बात कर रहे हैं? मसूद साहब का अपना एक वर्चस्व है, एक अपना मकाम है। दूसरी एक बात ये है, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी की है और इसीलिए इमरान मसूद साहब मास्क है कंधे पे ऐसे पड़ा है, ये देखिए ये किसका मास्क है? इनका नहीं, मेरा मास्क है। हाँ, इसीलिए इमरान मसूद साहब ने अपने साथियों से एक मशवरा मीटिंग बुलाई है और सीधे सीधे हम लोग समर्थन करेंगे समाजवादी पार्टी को और कंधे से कंधा मिलाकर इमरान मसूद का साथ देंगे। ये तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ वो हमेशा रहेंगे। अब इमरान मसूद के साथ वो खड़े हैं और अभी भी इमरान मसूद घर के अंदर मौजूद हैं। जावेद की भीड़ आप देख सकते हैं जी, उस भीड़ से थोड़ा दूर हो जाइए आप। अब मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि इमरान मसूद को तो बिल्कुल नहीं, आचार संहिता हो, चुनाव आयोग के निर्देश हो, उसकी तो चिंता नहीं लग रही है। ग्राउंड पर क्या कहा थोड़ी देर पहले समर्थकों के साथ सुन लीजिए। कितनों ने मास्क पहना वो भी गिन लीजिए। समाजवादी पार्टी में शमूलियत के लिए क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस जिले की 7 विधानसभा हम लोगों को जिताकर भेजना है। इमरान का नाम ले दो। और हम लोग आज यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश से इस फैसिस्टवादी सरकार को हटाने के लिए अखिलेश जी का समर्थन करने का काम जनता समाजवादी पार्टी में शमूलियत के लिए क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस जिले की 7 विधानसभा हम लोगों को जिताकर भेजना है। तो सीधा सीधा ऐलान ये कि समाजवादी पार्टी में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव से फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि थोड़े दिन पहले एक शादी में वो इमरान मसूद जो है वो अखिलेश यादव से मिले भी थे। समाजवादी पार्टी से जुड़ने का उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ जावेद? अगर सहारनपुर से 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो इमरान मसूद ये वादा चाहते हैं अपने समर्थकों से कि समाजवादी पार्टी को जिताएं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या? देखिए इमरान मसूद और उनका परिवार कांग्रेस के लिए एक बड़ा यहाँ पर एक आधार था, एक बेस था। लेकिन अब इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी इस जिले में उसको भारी नुकसान हुआ है और ज़रूर कमी खलेगी। और यही उन्होंने इमरान मसूद ने एक और अहम बात की कि वो गठबंधन के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे, वो इसमें नाकाम हुए हैं, लिहाजा उन्होंने ये फैसला लिया है। जावेद जरा कोशिश कीजिए अगर इमरान मसूद हमारे साथ यहाँ अखाड़ा में एक बार फिर लाइव जुड़ सके। आपने तो बात की है, लेकिन बीजेपी से राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन पर हैं। मैं जरा उनसे बात करके वापस आपकी ओर रुख करता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, 7 विधानसभा सीटें इमरान मसूद अब समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। 2014 से कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण की इनकी भूमिका अहम थी, प्रियंका वाड्रा की टीम में थे।
देखिए, कांग्रेस पार्टी तो डूबता हुआ जहाज है, इस बात को सब जानते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को बहुत तेज गति से उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा जी बढ़ा रही हैं, देश भर में राहुल जी बढ़ाते रहे हैं। इसलिए इमरान मसूद का कांग्रेस पार्टी छोड़ना कोई अचंभे में डालने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो आज अपनी स्वाभाविक उस जगह पहुंच गए जहां उनको होना चाहिए था, क्योंकि इमरान मसूद जिस तरह से बोटी बोटी काटने वाले बयान के लिए जाने जाते रहे हैं, ऐसे में इमरान मसूद का आज वहां वापस पहुंच जाना जहां पर ये बोटी बोटी काटने की, मारने की, पीटने की, आतंक मचाने की बात होती है, लाल टोपी लगा करके डराने धमकाने की बात होती है, आज इमरान मसूद अपनी वापस उसी जगह पहुंच गए हैं। ये स्वाभाविक है। इमरान मसूद की वास्तविक जगह समाजवादी पार्टी रही है, लेकिन वो एक डूबते हुए जहाज डूबते हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नाव डूबी हुई है, समाजवादी पार्टी के साइकिल है वो। तो अभी राकेश जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की नाव डूबी है कि समाजवादी पार्टी की नाव डूबी है? इमरान मसूद एक डूबती हुई नाव छोड़कर दूसरी डूबती हुई नाव पर क्यों छलांग मारेंगे? अब देखिए, ये इमरान मसूद की अपनी समझदारी है, उनको समझदारी रखनी चाहिए थी कि वो कम से कम अपनी राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं, उस राजनीति के लिए मुफीद जगह क्या हो सकती है। देखिए, इमरान मसूद जिस तरह की विभाजनकारी बातें करते रहे हैं, जिस तरह की उत्तेजक बातें करते रहे हैं, जिस तरह की भड़काऊ बातें करते रहे हैं, उनके लिए इसी प्रकार के दल ही मुफीद हो सकते हैं। वो समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, AIMIM में चले जाएं, वो किसी भी राजनीतिक दल में जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बोटी बोटी करने वाले, टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश की जनता इनको खारिज कर चुकी है। लेकिन ये सातों विधानसभाएं सपा को जिताने की बात कर रहे हैं सहारनपुर के इलाके में। अगर कांग्रेस के सारे वोट शिफ्ट हो रहे हैं और इमरान मसूद का पूरा बेस, सपोर्ट बेस अगर सपा के साथ लग जाता है, तो क्या ये भाजपा के लिए तक चिंता की बात होगी? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 1300 वोटों से हारे थे 2017 में, भले ही वो सहारनपुर से ना लड़े हों, लेकिन 1300 वोटों से हारे थे। नहीं, हम तो चुनौती देकर के कह रहे हैं कि वो खुद अपना चुनाव जीत करके दिखा दे, खुद विधायक होकर के दिखा दे। इमरान मसूद और उनकी जैसी जहनीत वाले ऐसे सारे लोग उत्तर प्रदेश में पराजित होंगे जो उत्तर प्रदेश को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जाति या मजहबी वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, जो मजहबी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी का शासनकाल देखा है। जिस शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ है, वरना किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिले दंगों से ग्रसित रहा करते थे। हर 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में कर्फ्यू हो जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है अखिलेश यादव जी के शासनकाल को। तो इमरान मसूद अब समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के अगर सोचते हैं कि साइकिल का पहिया घूम पाएगा, तो साइकिल का पहिया नहीं घूमेगा। साइकिल पंचर थी, पंचर है और पंचर ही रहेगी। मेरे साथ बने रहिए राकेश त्रिपाठी जी। सपा से हमारे साथ हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। फखरुल जान साहब नमस्ते जी। नमस्कार। अब देखिए, इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया है कि वो सपा जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस का पल्ला छोड़ रहे हैं, हाथ छोड़ के टोपी पहन रहे हैं। देखिए, चाहे इमरान मसूद साहब हो, उनका स्वागत है समाजवादी पार्टी के परिवार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी को मैं सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके साथ अब आज ना किसान खड़ा है, ना नौजवान खड़ा है, ना महंगाई से परेशान जनता खड़ी हुई है। तो ये जो साइकिल का पहिया है जिसको आप पंचर सोच रहे हैं, उसने वो तो बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। आपने देखा था कि किस तरीके से गाजीपुर से जो रथ यात्रा चली थी, लगातार अपार जन समर्थन था कि दूसरे दिन रात तक, सुबह दूसरे दिन रथ यात्रा चलती रही। तो भारतीय जनता पार्टी के अब दिन दब चुके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार दूसरे दलों से लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े मंत्री जिनको बहुत बड़ा कद है, अभी कुछ दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, अभी वो भी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। आज मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद आप हमसे फिर पूछिएगा, मैं उनका भी नाम बताऊंगा। पिछड़ों से आते हैं, वो भी आ रहे हैं, तब मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछूंगा कांग्रेस क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि 2012 से सहारनपुर का ये इलाका समाजवादी पार्टी का वीकेस्ट लिंक रहा है। यहाँ पर आप ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए हैं। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच में ज्यादातर वर्चस्व की लड़ाई हुई है, सपा कहीं पे गणना में नहीं आई है, तो उसका सब फर्क पड़ेगा आपको? नहीं तो बिल्कुल, यहाँ पे आप तो आप इमरान मसूद साहब भी हमारे साथ आ गए हैं और दूसरे लोग भी लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश का वैसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे साइकिल नहीं चल रही है, जहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा न गई हो और आदरणीय अखिलेश यादव जी को समर्थन न मिला हो। आज साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम हो,
चाहे वो बुंदेलखंड हो। पर फखरुल चांद जी, जो आपकी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं वो तो चुनाव आयोग और आचार संहिता का बेधड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ना खुद मास्क पहना है, इतनी बड़ी सभा कर रखी है, अपने घर में जमावड़ा कर रखा है और लोगों को बुला रखा है, और उनको ना उन्होंने मास्क पहना है, ना उनके किसी समर्थक ने मास्क पहना है, सब अपनी दाढ़ी पे और गले पे लगा के घूम रहे हैं मास्क। तो ये भी तो एक इशू है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने हर बार आचार संहिता का उल्लंघन किया है, मॉडल कोड का उल्लंघन किया है, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ऐसे व्यक्ति जो आज भी बेधड़ल्ले से कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में आप स्वागत कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में आके हर व्यक्ति अनुशासित हो जाता है। इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। आने वाले समय में चुनाव आचार संहिता का भी पालन करेंगे और हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने में समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। देखिए, हराएंगे कि नहीं देखा जाएगा। अंशुल अवस्थी जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। अवस्थी जी नमस्ते। कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी पलायन कर रहे हैं। अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? फखरुल चांद साहब कह रहे हैं कि और भी लोग जुड़ेंगे, भाजपा से भी जुड़ेंगे। देखिए, ये पंचर जोड़ने वाले कितने भी लोगों को अपने साथ जोड़ लें, इनकी साइकिल का पहिया पंचर था, पंचर ही रहेगा। इससे पहले इन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम किया था, आज इमरान मसूद को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जानबूझ करके, छाट करके उन लोगों को साथ लेकर के आ रहे हैं जो समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितना भी ऐसे लोगों को जोड़े, इनकी साइकिल का जो पंचर है पहिया, वो पहिया पंचर। पर ये तो आप मानेंगे कि 2012 से जो जगह सबसे वीकेस्ट विकेट रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन अब घुस रहा है जो कि काफी कम वोटों से भाजपा से हारा था। भले ही 2014 से वहां पर खुद इमरान मसूद ना जीत पाए हों, लेकिन उनका समर्थन बेस अगर सपा के बेस के साथ जुड़ता है तो बीजेपी के लिए तो चुनौती बनेगी। नहीं, वो जिस तरह की कास्ट की राजनीति, कम्युनिटी की राजनीति अब तक करते रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में कास्ट और कम्युनिटी की राजनीति अब समाप्त हो रही है। तो कितना भी प्रयास करे कास्ट और कम्युनिटी की राजनीति के आधार पर अब उत्तर प्रदेश को बहला नहीं सकते, बहला नहीं सकते। तो ये एम बोले तो क्या हुआ फखरुल चांद साहब? देखिए, राकेश त्रिपाठी जी को तो ये बताना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में वो खुशी दुबे को इंसाफ कब दिलवाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी बताए कि खुशी दुबे को इंसाफ कब दिलाएंगे। वो बताए कि उत्तर प्रदेश में जो फेक इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या ब्राह्मणों की है, उनको इंसाफ कब दिलवाएंगे। वो बताए कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले लोग हैं, जो साजिश करने वाले लोग हैं, आखिर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी है। वो बताए कि हाथरस में जो बलात्कार करने के बाद हमारी बहन को जला दिया गया था रात में पेट्रोल डाल के, वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी उन बलात्कारियों के साथ समर्थन में क्यों खड़ी थी। ये बताए कि गोरखपुर में जो एक व्यापारी की हत्या हुई थी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी है। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि एक माफिया जो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ क्यों खड़ी हुई है। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि जो बेरोजगारों से जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बावजूद भी राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। आखिर क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में ना किसान इनके साथ है, ना नौजवान इनके साथ है, ना महंगाई से परेशान जनता इनके साथ है, उसके बाद भी राकेश त्रिपाठी जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। मुझे लगता है कि राकेश त्रिपाठी जी को भी सोचना चाहिए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा अन्याय ब्राह्मणों के साथ हुआ है, और आज राकेश त्रिपाठी जी एक वर्ग जो है सिर्फ जो जितने भी वर्ग भेद जो आप कर रहे हैं वो सारे जो है हिंदू समाज के ही आपको अलग अलग जातियां दिखती हैं। मुस्लिम समुदाय में भी तो कितने सारे वर्ग हैं, उसकी बात कभी नहीं करते फखरुल चांद साहब। आप एक एक करके पूरा जो हिंदू वेट है उसी को आपने कास्ट पे तोड़ दिया है। बड़े साफ आपकी दलीलें मैं देख रहा हूं कि हर किसी को आपने सिर्फ हिंदू समाज के अंदर हर किसी की जाति का खुली तरह से उल्लेख कर दिया है। लेकिन आप जातिवाद तो मुस्लिम समुदाय में भी है, जातिवाद तो क्रिश्चियन समुदाय में भी है, सिर्फ हिंदू जातियों को ही उठाकर आप उसकी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं, तो ये एम बोले तो यानी मथुरा या महिला या मुसलमान,
यही 80-20 है राकेश त्रिपाठी जी, इसी में खेल है। ये हमने तो नहीं कहा था इनसे। नहीं, खेल तो आप ही ने किया है, यादव प्लस मुस्लिम, फिर अभी आपने ब्राह्मण का, फिर आपने पिछड़ों की बात की, फिर आपने दलित समुदाय की बात की। तो हर किसी, हर जाति जो है वो आपको सिर्फ जातिवाद जो है वो सिर्फ हिंदू समाज के साथ ही दिखता है फखरुल चांद साहब? नहीं तो ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी ने कहा था खुर्शीद दीपू को जेल भेज दो? क्या समाजवादी पार्टी ने कहा था कि लखीमपुर में किसानों पे गाड़ी चढ़ा दो? क्या समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अब तो आप बात से भटक रहे हैं, अब आप देवबंदी, बरेलवी, इस्माइली, बोहरी, शिया, इन सब की बात तो नहीं कर रहे हैं आप इन समुदायों की बात, ये सब एक साथ आप मुसलमान करके जोड़ेंगे, लेकिन हिंदू समुदाय में हर जाति को आप तोड़ेंगे, ये आपकी राजनीति है, ये भी दिख रहा है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी यही इन्हीं 3 M बोले तो के बीच में ही यहाँ 80-20 का खेल है जो योगी जी कह रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मनी और मसल्स का प्रयोग होता रहा है, राजनीति को प्रभावित किया जाता रहा है, लेकिन हमने इस मनी और मसल्स की पावर को उत्तर प्रदेश में खत्म करने का काम किया है। हम आज कार्यकर्ताओं के तंत्र के आधार पर हम जीत का मंत्र गढ़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान के लिए जिस तरह का हमने काम किया है, उत्तर प्रदेश में कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनल जो एक ध्रुवीकरण हुआ करता था, उसको हमने आज मिटाने का काम किया है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश अपने नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश अपने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 75 पूरी करने के लिए, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम का जो काम शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए फिर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हाँ, लेकिन अभी तो फ्रूट मथुरा का बज रहा है, भगवान कृष्ण का बज रहा है, तो ये वाला अहम फैक्टर है आपकी बात जो आप कर रहे हैं राकेश जी। देखिए, हम उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। हम यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। उत्तर प्रदेश के ये जो सांस्कृतिक गौरव है, जो ऐतिहासिक विरासत है, हम इसको संजोने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आध्यात्मिक पर्यटन का उत्तर प्रदेश से बढ़ा करके हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी देंगे और उत्तर प्रदेश के विकास को हम 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। अखिलेश यादव जी के सपने में भी कृष्ण जी आते हैं, अपनी जन्मभूमि की बात नहीं करते हैं फखरुल चांद साहब? ये तो गोली चलवाने वाले लोग हैं, 4 सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। और आनंद जी, मुझे भी जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले ही अभी परशुराम जी की मूर्ति का एक अनावरण किया था और वो परशुराम जी की मूर्ति का फरसा टूट करके गिर गया है। यानी मिलावट और भ्रष्टाचार इतना कि भगवान की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार कर देते हैं, वो फरसा टूट कर गिर गया। इन चुनावी हिंदुओं से भगवान नाराज है और इन पर भगवान किसी तरह का कोई आशीर्वाद देने वाले नहीं है। जनता भी इनको उसी तरह से नकारने वाली है जैसा ये भगवान के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। अब इसी तर्ज पर जब इमरान मसूद जो एक बहुत बड़े संगठन के एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी के, जो अब पलायन करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिख रहा है। राहुल गांधी जी ने अभी ट्वीट किया है। राहुल गांधी जी का ट्वीट ये है कि नफरत को हराने का ये सही मौका है। राहुल गांधी जी ने अभी ट्वीट किया है कि नफरत को हराने का सही मौका है ये चुनाव 2022, नफरत को हराने का सही मौका है इलेक्शंस 2022। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? 2014 में भी हारी थी, 2017 में भी हारी है, 2019 में भी हारी है और 2022 में भी हारेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार का वातावरण करके रखा इन्होंने, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर कम्युनल टेंशन करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में कास्ट के आधार पर अपराधियों को बचाने का काम करते थे। क्राइम के जो पार्टनर्स होते थे उनको केवल जाति और मजहब के आधार पर संरक्षण मिलता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का बुलडोजर ऐसे लोगों के ऊपर चला है, इसलिए उत्तर प्रदेश खुशहाल स्थिति में है। उत्तर प्रदेश आज एकजुट होकर के योगी आदित्यनाथ जी को अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने भविष्य के लिए फिर एक बार चुनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार बनाने जा रहा है। जी, पिछली बार तो साइकिल के पीछे बैठे थे, अब तो कहीं नहीं है, अब इन्हीं की पार्टी के लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फखरुल चांद साहब, ये किसकी नफरत की बात कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत पैदा की है, चाहे वो 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हिंदू और मुसलमान पे चर्चा ज्यादा होती है, काम पे बात कम होती है। ये कहते हैं कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई थी, उसका फरसा टूट गया। तो हमसे भी आज मीडिया के लोगों ने पूछा था, तो हमने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ये मैं समझता हूँ ये जो मिलावट की बात कर रहे हैं, इनके में मिलावट है। नहीं, वो कह रहे हैं परशुराम जी के जिस मूर्ति का अनावरण अखिलेश जी ने किया उसी का फरसा टूट के गिर गया है।
हाँ, तो हम तो कहते हैं ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। अरे फरसा टूट के गिर गया, मूर्ति आपने लगाई और साजिश भारतीय जनता पार्टी की है, ये कैसे हो गया राकेश त्रिपाठी जी? यहाँ भी साजिश आपकी है। देखिए, ये सच्चाई यही है कि न भगवान इनके दिल में है और न इन्होंने जिस तरह से भगवान का एक मिलावट करके मूर्ति बनाने का काम किया है, यही मिलावट तो इनके दिल में है, यही मिलावट तो इनके मन में है। ये जब चुनाव में चुनावी हिंदू बनेंगे, बिना मन के अगर ये इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण करेंगे तो परिणाम तो यही होना है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है चुनाव से पहले ही कि कैसे भगवान परशुराम की मूर्ति के नाम पर ये घोटाला करने का काम कर रहे थे, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेगी। ये भगवान परशुराम के नाम पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण देख रहे हैं कि जो भगवान परशुराम की एक मूर्ति तक ठीक ढंग से नहीं बना सकता, वो उत्तर प्रदेश कैसे ठीक बनाएगा, वो उत्तर प्रदेश कैसे ठीक चलाएगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना के वंशज, ये जिन्ना के भक्त, ये भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। ये कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनवाएंगे। ये जिन पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कारसेवकों पर गोली चलवाई, आपने, आप ही के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब वादा किया है कि कारसेवकों के लिए एक स्मारक बनाएंगे अयोध्या में, मथुरा की बात कर रहे हैं। तो एम बोले तो इस बार चुनाव में कई बार कई जगह आपको सुनने मिलेगा। राकेश त्रिपाठी जी, फखरुल चांद साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इमरान मसूद, सहारनपुर के पूर्व नेता एमएलए हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब समाजवादी की लाल टोपी पहनने का समय आ चुका है। इमरान मसूद साहब नमस्ते, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये फैसला आपने क्यों लिया है? नमस्कार साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है कि लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास उन्मुख सरकार जो नौजवान को रोजगार दे, जो महिलाओं को सुरक्षा दे, जो किसानों को उनकी फसलों का दाम दे, जो सरकार प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाए, और वो संभव केवल अखिलेश जी के नेतृत्व में है। और अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाए, इसलिए मैंने निर्णय लिया। पर आपको तो फिर लोग मौका परस्त कहेंगे, क्योंकि आपके पास कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका थी, आप नेशनल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र ये फैसला लिया है। मैं प्रियंका जी का और राहुल जी का बेहद सम्मान करता हूँ, उनका बेहद ऋणी हूँ। कांग्रेस ने मुझे बेहद सम्मान दिया और मुझे काम करने का बहुत मौका दिया, लेकिन प्रदेश के अंदर जो इस बार सरकार बदलने की अगर बात है तो फिर सरकार केवल अखिलेश जी के नेतृत्व में बदला जाना संभव है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई चांस नहीं है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, वो उत्तर प्रदेश के हालात सीधी तरह से इंगित कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को ही मजबूत कर करके हम लोग उत्तर प्रदेश से इस कुशासन की समाप्ति करा सकते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि अन्य पार्टियों को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए बीजेपी के खिलाफ, सबको सपा के साथ एक हो जाना चाहिए? नहीं, बीजेपी के खिलाफ की बात नहीं, बात अपनी विचारधारा की। और हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग गांधी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, उसी विचारधारा के समर्थन करते हैं। अगर ये बात है इमरान मसूद साहब, तो आपने कई सारे बयान पूर्व में दिए हैं, आज भी आप पर यह आरोप है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, नुक्कड़ सभा बुलाकर बिना मास्क के इतनी बड़े जमावड़े के बीच में जाकर। क्या कहेंगे आप? तो फिर आप कैसे गांधी जी और लोहिया जी के मैंने अपने चंद लोगों को बुलाया था कि चंद लोगों से बैठ करके बात करूंगा, और अपने घर के अंदर मीटिंग बुलाई थी। मैंने बाहर मीटिंग नुक्कड़ सभा नहीं की, ना नुक्कड़ के ऊपर मैं खड़ा हूं। मैंने अपने घर के अंदर चंद लोगों को बुलाया था, और घर के अंदर चंद लोगों को बुला करके बात करना आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो गया? क्योंकि भीड़ तो काफ़ी सारी है, चंद लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी से आपकी बात हो चुकी है? मैंने अखिलेश जी से बात की थी और उनसे आग्रह किया था कि मैं अपने राजनीतिक साथियों से मशवरा कर करके आपके पास हाजिर होऊंगा और आज उनसे मिलने का समय लूंगा। तो क्या अब आपने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आपका स्वागत करेगी? अब ये फैसला तो उनका है, ये फैसला मेरा नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी 2012 से सबसे वीक रही है। सहारनपुर की 7 विधानसभाओं में अगर देखें तो आपको लगता है कि आपके उनके साथ जुड़ने से वो अब मजबूत हो जाएंगे?
7 विधानसभा सीट हैं और इंशाल्लाह हम 7 जीतेंगे। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके लिए क्या कहूँ। हम अपनी बात करते हैं, हमें प्रदेश के विकास की बात करनी है, उनके बारे में क्या कहना है। वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। आखिर में कब तक ऐलान होगा फॉर्मली कि आप समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं? ये फैसला पार्टी का है। मैं जाऊंगा, मैं समय मांगूंगा, उनसे आगे निवेदन करूंगा, उसके बाद फैसला वो करेंगे। आप इस आरोप को मानेंगे कि आपने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया है? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। नहीं, मैंने विश्वासघात नहीं किया है। मैं बहुत दिन से इस प्रयास में था कि हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करें। दुर्भाग्य है कि ये काम हो नहीं सका, ये संभव नहीं हो सका। अब उसके अंदर अगर हालात इस प्रकार के बने, मुझे राजनीतिक मजबूरियां इस प्रकार की बन गई, तो फिर मैंने इस बात को साथियों के सामने रखा। साथियों ने कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी से बात करो। वजह क्या है इसकी? कांग्रेस पार्टी वीक है, काम नहीं कर पाई है, या फिर माहौल इस बार समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा का है? देखिए, माहौल पूरा का पूरा प्रदेश के अंदर किसानों के साथ जो उत्पीड़न भाजपा के लोगों ने किया, जो नौजवानों के साथ रोजगार के नाम पर धोखा दिया, जो प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जो व्यापारियों की बर्बादी हुई, वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश के अंदर बदलाव हो, और बदलाव के लिए नेतृत्व मजबूत अखिलेश जी का है, और अखिलेश जी के नेतृत्व में बदलाव, ये इसलिए सब लोग प्रदेश के लोग चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूँ। तो कांग्रेस का नेतृत्व तो वीक है प्रियंका जी की अगुवाई में? नहीं, प्रियंका जी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक हैं और बहुत ही बड़ी नेता हैं, और प्रियंका जी ने मुझे बेहद सम्मान दिया, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रियंका जी के सम्मान के लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। पर उस सम्मान के बदले में तो आप पलायन कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं उनका साथ। देखिए, बात उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियाँ, उन वर्तमान परिस्थितियों में इसके अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। जी, इमरान मसूद जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे इमरान मसूद, जो कह रहे हैं कि मैंने धोखा नहीं दिया, पर हाँ, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि सीधा 2 वे फाइट दिख रहा है बीजेपी और सपा के बीच में, और यहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं, तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ। अखाड़ा मिलेंगे। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने अनजान नंबर से फोन आने की शिकायत की है। उनका आरोप है कि फोन करने वाले शख्स ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले की सुनवाई ना करे। एहतशाम जुड़ रहे हैं। एहतशाम, पता लगा है कि ये सीख फॉर जस्टिस के पन्नुम की ये हरकत है, डेस्परेशन में ये हरकत की है, वो भी रिकॉर्डेड वॉइस चलाई गई थी। देखिए, ये फोन आज सुबह से 10:30 बजे से ये फोन लगातार आ रहे हैं। लगभग 100 के करीब ऐसे वकील हैं जिन्होंने बताया है कि उनको ये फोन कॉल्स आ रहे हैं, और एक बार नहीं 2 बार फोन कॉल्स आए हैं। और जो फोन कॉल करने वाला है, जो रिकॉर्डेड मैसेज भेजा जा रहा है, उसमें यही रिकॉर्ड किया गया है कि वो सीक्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था से है। लेकिन अभी इसकी सच्चाई पता नहीं है कि क्या ये वही संस्था है या कुछ लोगों की बदमाशी हो सकती है। ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये है कि आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, पीएम सुरक्षा चूक मामले की, और उसी दिन एहतशाम से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। उसका कॉल ड्रॉप हुआ बीच सेंटेंस में, लेकिन बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसको संज्ञान में लिया या इस पर इसकी बात हुई थी कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ये जानना जरूरी है। इन अनजान नंबरों से जो फोन किए गए हैं, ये वही लोग हैं जिनका अब कोई औचित्य नहीं है। दुनिया में सिखों ने प्रधानमंत्री के साथ हुए बर्ताव की निंदा की है, और उनका इस बात पर भी स्वागत किया है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। सिखों के सम्मान के लिए दुनिया भर से सिखों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के मथुरा पर दिए गए बड़े बयान की। न्यूज़ 18 के एजेंडा यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बीजेपी सरकार अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को बनवा रही है, और जिसमें दम होगा वही मथुरा को भी बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान अखिलेश के सपने में कृष्ण आने वाले बयान के बाद आया है। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा, और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो तो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए, जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में
परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। तो योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना कि हम में दम है, हम करके दिखाएंगे, काशी को बनाया है, मथुरा को बनाएंगे, यही बात ग्राउंड पर बीजेपी कह रही है। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 के एजेंडा यूपी में मथुरा पर बयान दिया। उन्होंने सपने में कृष्ण आने वाले बयान पर भी जवाब दिया। आजकल आपको सपने बहुत आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आए, कोई नया सपना आया आपको? जो आप सोच करके सोएंगे जी, अक्सर उसके सपने आपको आते हैं जी। और सोने से पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूं अपना। जो सोने से पहले एक बार रिवीजन करेगा, या खुश होगा या दुखी होगा। मैं बहुत खुशी में सो जाता हूं और फिर सुबह उठ करके फिर काम करता हूं। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही होगी आजकल, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि बताओ, हमें तो ऑक्सीजन देनी थी, हमने सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे? मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा? नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए, उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई। ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी ने शुरू किया, तो ऐसे तो हर एक के सपनों में कोई ना कोई आता है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को कोई टिकट नहीं दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मनीष शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। मथुरा पर तो कुछ नहीं कहे गए, लेकिन ये कहे गए कि महाराज को टिकट कोई नहीं दे रहा है। मनीष शुक्ला जी अब इसका जवाब तो अजीज खान देंगे कि अखिलेश यादव कहां से लड़ रहे हैं। आज अजीज खान बता देंगे तो हम लोग मान लेंगे कि समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया अखिलेश यादव कहां होंगे। इन बातों का क्या कहना। देखिए, अखिलेश यादव की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली। देखिए, पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा करते थे, अब इन्होंने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आयोग ने कहा है उस पर इन्होंने तो मान ही लिया कि हमारे पास कुछ है नहीं। और चूंकि रहेगा कैसे, चूंकि वहाँ प्रत्युत्तर उत्तर भी आता है, भाषण होता नहीं केवल उत्तर भी मिलता है। जहाँ उत्तर मिलेगा वहाँ सपा खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, 59 मेडिकल कॉलेज बनाया है, हमने किसानों का भुगतान किया है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है, सड़कें बनाई है, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की है। तो ये जो हमने विकास से काम किया उसका जवाब नहीं है। अगर ऐसा है मनीष शुक्ला जी, तो फिर मसूद जो है, इमरान मसूद सहारनपुर से, वो कांग्रेस छोड़ के सपा जा रहे हैं, भाजपा में तो नहीं जुड़ रहे हैं। देखिए, इमरान मसूद फिर अपने उसी अगर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, हमसे बात भी की, अभी पुष्टि कर दी है कि जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम नहीं होते उनको डिनाई करने वाले या हाँ कहने वाले। मैंने इसलिए कहा अगर जा रहे हैं तो सही जगह पे जा रहे हैं। आखिर मुख्तार अंसारी जहां जाएंगे, इमरान जहां जाएंगे, अभी एक इनके सांसद थे रिजवान जहीरात गिरफ्तार किए गए हैं बेटी सहित, अपने ही पार्टी के चेयरमैन को मरवाने के आरोप में, तो रिजवान जहीर जा रहेंगे। तो ये पूरे एक प्रकार के व्यक्ति एक जगह एकत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास
लड़ने के लिए और कोई बचा नहीं है। जो वर्कर है ग्राउंड जीरो पे वो गायब है। तो अपराधियों के भरोसे समाजवादी पार्टी शुरू से रही है। तो ये इमरान मसूद का जो क्यों फेमस है तो सबको पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, तो अब ऐसे लोगों का जमावड़ा का एक स्थान समाजवादी पार्टी शुरू से रहा है। और अखिलेश यादव जो 2012 से 17 के बीच कहते थे मैं नए प्रकार का समाजवादी पार्टी का नेता हूं, ये साबित हो गया कि डीएनए एक ही है सबका। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले। देखिए इसमें एक और चीज एक और बात आप देखें कि 2014 से सहारनपुर से भले ही इमरान मसूद ना जीते हों, लेकिन वहां पर सबसे वीक विकेट सपा का रहा है। 2012 से लेकर अब तक जो है सपा का सबसे वीक विकेट ये सहारनपुर के जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये रहे हैं। यहाँ ज्यादातर इनका वर्चस्व हुआ है या बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई हुई है क्योंकि इमरान मसूद की वजह से। लेकिन अजीज खान एक बात बताइए, ये एम बोले तो इस बार जो है पूरा चुनाव इन्हीं एम पे ही टिका है क्या? या तो मुस्लिम है या महिला है या मथुरा है। देखिए, देखने का नजरिया है अलग अलग लोगों का। ये पूरे चुनाव को कौन किस नजरिए से देख रहा है ये उसका अपना चश्मा है। अभी मैं मनीष जी कह रहे थे, मैं एक बात बताऊं आनंद भाई, ये वाकई में बता रहा हूं कि योगी जी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, सुरक्षित मिल नहीं पा रहा है। और मैं देख रहा हूं लगातार मनीष जी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मौका दे सर, आप दो ही हैं। मैं बताऊं, मैं कह रहा था कि सर सपने बहुत आ रहे हैं। अभी इनके एक सांसद महोदय को भी सपने आए। देखिए लगातार मथुरा के लिए सपने बहुत आ रहे हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण जी सपने में आए होंगे तो उन्होंने ये कहा होगा कि देखिए ये तो प्यार मोहब्बत की नगरी है, कहां आप नफरत फैलाने आ रहे हो, पूरे देश में आपने माहौल खराब किया, कम से कम मथुरा को तो बख्श दो। कम से कम ये पर अजीज खान जी, भगवान कृष्ण ये भी तो कह रहे होंगे कि मेरी जन्मभूमि ही मेरी नहीं रही और किसी ने इसका कुछ नहीं किया, खासकर यदुवंशियों ने। ये भी सवाल है कि जो यदुवंशी है वो या तो कृष्णवंशी है या कंसवंशी है, यही हरनाथ यादव जी ने कहा था। पर मैं आपसे एक और बात कहूं कि आप महाराज की बात कर रहे हैं अजीज खान साहब, लेकिन अखिलेश जी भी तो तब बोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा जब महाराज ने बोला मैं लड़ूंगा। देखिए आनंद भाई, दो तीन बातें कंप्लीट कर लेने दीजिए। भगवान कृष्ण की बात चल रही है, अभी मनीष जी कहेंगे बोलते ही नहीं है आप भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण ने सपने में यह भी पूछा था कि साहब जो लाशें गंगा में बही आखिर क्यों? आप प्रदेश के राजा थे, 800 का सिलेंडर 80,000 में कैसे बिका? लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, और जाके संसद में और आप विधानसभा में कह रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई। ये कृष्ण भगवान ने ये भी पूछा होगा। वो भगवान है, उन्होंने पूछा होगा कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश की गद्दी दी थी, आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। ये पूछा होगा सपने में। उन्होंने कहा होगा आप बेरोजगारों पर लाठियां बरसाते हैं, जो नौजवान जिन्होंने आपकी सरकार बनाई थी, आपको राजा बनाया था, उनको आपने बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेबर लेकर के 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर से पैदल चले थे, उनको गाड़ियां तक मुहैया नहीं कराई, खाना तक मुहैया नहीं कराया। यह भी कृष्ण भगवान ने जरूर पूछा होगा। बहुत सवाल किए होंगे, लेकिन माननीय योगी जी जवाब दे नहीं पाए होंगे। उन्होंने कहा होगा माननीय योगी जी से कि बताइए ना इसका जवाब। ये अच्छा है कि अजीज खान साहब आपको वो सारे सवाल पता है जो कृष्ण ने महाराज से पूछे होंगे, लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अखिलेश जी से पूछे होंगे उसका आपने जवाब नहीं दिया। एक बात यह है कि अखिलेश जी भी तब बोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा जब महाराज बोले, खुद तो नहीं बोले कि मैं लड़ूंगा। अब तक ये अखिलेश जी भी नहीं बताया कि कहां से लड़े। एक और बात बताइए कि 2012 से 2017 के बीच में ही सही, वो तो यादव हैं, यदुवंशी हैं, मथुरा वृंदावन कितनी बार गए, द्वारकाधीश कितनी बार गए, कृष्ण को खुद ही भूल गए क्या? ये सवाल भी उठता है। मनीष शुक्ला जी, अब आपकी बारी। देखिए आनंद जी, आपने तो कहा है कि चुनाव लड़ने की बात अखिलेश यादव ने तब की जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने की। अभी आपके इंटरव्यू में मैंने सुना, उन्होंने अखिलेश यादव ने एक बात और कही कि जब उनके सपने में आए तो हमारे भी सपने में आए। यानी जब कृष्ण भगवान भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आना शुरू किए, तभी अखिलेश यादव के सपने में आना शुरू किए। देखिए एक बात सत्य है कि कृष्ण भगवान जब आए होंगे अखिलेश यादव के सपने में, तो जवाहर बाग और कोसी कला के दंगों के बारे में जरूर पूछा होगा, उन्हीं की धरती पे हुआ था। और देखिए पूरा चुनाव हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, जो हमने काम किया है पिछले 4-4.5 सालों में, नौजवानों को जो नौकरियां दी, जिसको अखिलेश यादव लूटा करते थे, किसानों के उपज का मूल्य दिया, ये 8 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे गेहूं, हम 58 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे, हमने खरीदा।
तो हम चुनाव इस आधार पर चाहते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, जनता उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़े और अखिलेश यादव प्लस मायावती जी के 10 साल की तुलना कर ले, पलने में जो भारी हो उसके साथ मतदाता जाए। तराजू तौल कर देखो, पलना किसका भारी है। बात क्या कर रहे हैं महाराज, ये बताइए, ये 80-20 क्या है? जी जी, बहुत अच्छी बात। सवाल छूट जाता तो ठीक नहीं था, बहुत अच्छा सवाल है, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। देखिए, देश के 80% लोग वो हैं जो सुशासन चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति चाहते हैं, जो किसानों के उपज को खरीदा जाए वो चाहते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद चाहते हैं, जो माफिया राज चाहते हैं, जो गुंडागर्दी चाहते हैं, जो तमाम प्रकार की बुराइयों के साथ खड़े होते हैं। तो जो 80% लोग ये सब चाहते हैं, सुशासन, कानून का राज, आतंकवाद से मुक्ति, विकास, गरीबों को आवास मिले, शौचालय मिले, गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिले, 24 घंटे बिजली मिले, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो 20% गुंडा राज, माफिया राज, आतंकवाद चाहते हैं, या कांवड़ियों को लाठियों से पीटना चाहते हैं, या राम भक्तों को गोलियों से भुनवाना चाहते हैं, या 84 कोसी परिक्रमा को रुकवाना चाहते हैं, तो 20% लोग ऐसे लोग हैं। आशीष मिश्रा कौन से परसेंटेज में आते हैं, ये सवाल भी उठेगा। हाँ बिल्कुल, कानून ने अपना काम किया कि नहीं किया। आनंद जी, जो पीड़ित पक्ष था उसने जो तहरीर दी, अक्षरशः FIR उस पर दर्ज की गई। पीड़ित पक्ष ने उसके बाद एक बार भी नहीं कहा कि हमको कानून पर या हमको इस जांच पर भरोसा नहीं है। ये तो राजनीतिक दल के लोग हैं, एक प्रकार विशेष प्रकार की पक्षी की दृष्टि है, जहां बुरा होता है उसी को देखने जाते हैं। एक कोई भी स्टेटमेंट उस पीड़ित पक्ष के किसी भी परिवार का दिखा दीजिए जिसने कहा हो तो कि हमें कानून पर भरोसा नहीं है, जांच सही दिशा में नहीं। अच्छा, तो अब आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन बात यह है कि वही मुद्दे जिस पर विपक्ष कहता है कि आपने काम नहीं किया, आप कह रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर हम लोगों के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमने काम किया। अजीज खान साहब, जल्दी से आपका एक रिएक्शन, मेरे पास समय कम है, एक और साउंड बाइट है योगी जी की, वो भी सुनाना चाहते हैं। जी बोलिए। देखिए आनंद भाई, इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की, इन्होंने कहा हम 80-20 पे लड़ेंगे। अरे हमारा जो समाजवादी पार्टी का पहले नारा था 85-15, वो आज भी है। हम मनुवादी विचारधारा को, ये उत्तर प्रदेश उसको हटाना चाहता, मनुवादी विचारधारा के लोगों को। एक बात 85-15 का मसला है। और मनुवादी नहीं, पर आपने अगर मनुस्मृति पढ़ी है तो फिर ये मनुवादी जो नैरेटिव है इसके बारे में इसकी दुहाई नहीं देते आप। और दूसरी बात अजीज खान जी, ये जो जितनी भी आपकी बातें होती है ना, जाति के बारे में बात हो या किसी मनुस्मृति की बात, ये सब हिंदू समाज, सनातन समाज से जुड़ा हुआ है। ये क्या आप एक बात बताइए, क्या मुसलमानों में जातिवाद नहीं है? आप में वर्ग नहीं है, अलग अलग सेक्शन जिस तरह से हिंदू समाज में है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है। बात जाति की आती तो सिर्फ आप हिंदुओं को ही बांटने की बात करते हैं। ये तो आपका भी नैरेटिव है, ये भी तो आपका नैरेटिव है। लेकिन एक मेरे पास जरा ये भी सुन लीजिए कि महंत योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। एजेंडा यूपी में ब्राह्मणों पर भी बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की हो चुकी है, इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मणों को लेकर इस बार बड़े सारे सम्मेलन हुए। ब्राह्मण बीजेपी को क्यों वोट डालेगा? क्योंकि इस बार सपा और बसपा कह रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीजेपी को हराएगा। देखिए, ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की, ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं, 80-20 की। जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे। और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा, समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है, और प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देकर के डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी में लाने का कार्य करेगा। नमस्कार।